हिंद मेरे प्यारे सभी भाइयों को, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री का वन शॉट लेक्चर, यानी कि पूरी केमिस्ट्री का आज की इस एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो में करीब करीब आपके 150 प्लस MCQ क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के बनाए गए हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर। इनमें से रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज़ बी एंड सी। तो आपका जो ग्लूकोज होता है और माल्टोज होता है ये रिड्यूसिंग है, वेयर एज आपका जो सिक्रोज है एक डाइसैकेराइड है और ये आपका नॉन रिड्यूसिंग होता है। कैसा होता है? नॉन रिड्यूसिंग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। म्यूटा रोटेशन इज़ ऑब्जर्व्ड इन। तो म्यूटा रोटेशन किन चीज़ों में हमें देखने मिलती है? तो बड़े याद रखिएगा, फ्रक्टोज और ग्लूकोज में हमें दोनों में जो है म्यूटा रोटेशन जो है देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एपीमर्स डिफर्स इन कन्फिग्रेशन एट। एपीमर्स का कन्फिग्रेशन में कैसा डिफरेंट होते हैं? तो वो केवल और केवल आपके एक कायरल सेंटर पे डिफरेंट होते हैं उनका कन्फिग्रेशन। ठीक है, किसी कायरल सेंटर पे डिफरेंट होगा और दूसरे वाले पे डिफरेंट होगा। कायरल सेंटर क्या होता है? कायरल सेंटर होता है आपका बेसिकली, जैसे आपका कोई एक कार्बन है, ठीक है, इससे इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 वैलेंसी होती है। अब यहाँ पर अगर डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स जुड़े हुए हैं, आपके एलिमेंट जुड़े हुए हैं, XYZ A, आपका चारों जो आपसे इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर रहे हैं, ये अगर डिफरेंट है तो जो आपका ये कार्बन होगा, कौन सा कार्बन? ये वाला जो कार्बन होगा ये आपका कौन सा कहलाएगा? कायरल कार्बन कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। विच प्रोजेक्शन इज़ यूज टू रिप्रेजेंट साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगर हमको कोई भी कार्बोहाइड्रेट का साइक्लिक स्ट्रक्चर पता करना है तो कौन सा स्ट्रक्चर जो है रिप्रेजेंट करेगा? तो साइक्लिक स्ट्रक्चर आपका हावर्थ प्रोजेक्शन जो है रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज। तो ग्लूकोज का साइक्लिक फॉर्म क्या होता है, यानी कि हावर्थ प्रोजेक्शन क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका पायरेनोज। क्या कहलाता है? पायरेनोज। ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विच अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ एल्डोज टू कीटोज। यानी कि अगर आपको एल्डोज से कीटोज में कन्वर्जन करना है तो कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे? ठीक है, तो आप यूज़ करेंगे लॉवरी डी ब्रुएन वैन इकिंस्टेन रीअरेंजमेंट। ठीक है, थोड़ा नाम अजीब है लेकिन याद रखिएगा क्या हो जाएगा? लॉवरी डी ब्रुएन वैन इकिंस्टेन रीअरेंजमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है आपका, विच शुगर इज़ अ कीटो हेक्सोज। तो आपका जो फ्रक्टोज होता है ये एक कीटोज शुगर होती है। बेयरएज अगर हम बात करें ग्लूकोज की तो ये एक एल्डोज शुगर है। कैसी शुगर है? एल्डोज शुगर है। एल्डोज का मतलब क्या हो जाता है? इसमें एल्डिहाइड ग्रुप जो है जुड़ा होता है। ठीक है, इसमें जुड़ा होता है आपका कीटोन ग्रुप। ठीक है, चलिए अब जो है हम 8th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर। ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है? एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या होते हैं भाई? फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, फंक्शनल आइसोमेरेज इज सोन इन। तो आपको बताना है कि फंक्शनल आइसोमेरेज किस में होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, जो भी आपका ऑप्शन में आता है। ठीक है, विच मेथड इज़ यूज टू डिटरमाइन कन्फिग्रेशन ऑफ ग्लूकोज। अगर हमको ग्लूकोज की कन्फिग्रेशन फाइंड करना है तो कौन से मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं? तो ये है आपका फिशर प्रूफ से आप जो है इसका कन्फिग्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओपन चेन ऑफ ग्लूकोज हैज़ हाउ मैनी कायरल कार्बन। तो जो हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, उसमें हमारे कितने कार्बन होते हैं? नंबर ऑफ कायरल कार्बन पूछ रहा है, ये कार्बन नहीं कायरल कार्बन पूछ रहा है। ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ कायरल कार्बन आपके 4 होते हैं। ठीक है, फिर है द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड। तो 2 मोनोसेक्राइड के बीच में बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है? आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड हम आगे पढ़ेंगे अमीनो एसिड में। ठीक है, याद रखिएगा। फिर है आपका एनोमर्स डिफर्ड एट विच कार्बन एटम। तो एनोमर्स जो होते हैं ये आपके कौन से नंबर ऑफ कार्बन एटम पे डिफरेंट होते हैं? तो ये आपके फर्स्ट कार्बन पे डिफरेंट होते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसेक्राइड। इनमें से डाइसेक्राइड कौन सा है? तो जो आपका सुक्रोज है ये डाइसेक्राइड होता है, जो कि ग्लूकोज
और फ्रक्टोज से मिलके बना होता है, ठीक है, ग्लू और फ्रू से, ठीक है। ये एक नॉन रिड्यूसिंग भी होता है, तो याद रखिएगा एक ऐसा है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। फिर है आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इन्वॉल्व। तो जब आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ग्लूकोज का, तो उसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ईथर रिंग। ईथर रिंग का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इन हावर्थ प्रोजेक्शन अल्फा ग्लूकोज हैज़ OH एट एनोमेरिक कार्बन। तो अगर आप हावर्थ प्रोजेक्शन को देखते हो तो अल्फा ग्लूकोज जो है उसमें आपका OH कौन से कार्बन पे जुड़ा होता है, कौन से एनोमेरिक कार्बन पे ज्वाइंट होता है, तो वो होता है आपकी बिलो द प्लेन वाले पर, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर डज नॉट शो म्यूटा रोटेशन। इनमें से कौन सी शुगर जो है म्यूटा रोटेशन शो नहीं करती है। तो हम बात करें, म्यूटा रोटेशन आपकी ग्लूकोज शो कर रही है, फ्रक्टोज कर रही है, गैलेक्टोज कर रही है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका सुक्रोज है, ये शो नहीं करती है। ये कैसी होती है, नॉन रिड्यूसिंग होती है, ठीक है, इसलिए। चलिए, फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीटोज। इनमें से कीटोज क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है, फ्रक्टोज क्या होता है, कीटोज शुगर होती है, वेयर एज ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर है, ठीक है। किलानी फिशर सिंथेसिस इज यूज टू। तो किलानी फिशर सिंथेसिस का हम किसके लिए यूज़ करते हैं, लेंथिन दी कार्बन चेन। अगर आपको कार्बन चेन को बढ़ाना है तो हम इस मेथड का जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। विच मेथड इज़ यूज टू शॉर्ट इन एल्डोज चेन। अगर आपको अब कोई चेन को जो है छोटा करना है, शॉर्टन करना है, तो आप क्या करोगे, आपको रफ डिग्रेडेशन मेथड का यूज़ करना है, ठीक है। वेयर एज मैंने इसके 1 लीनियर नोट्स भी बना रखे हैं भाई, तो अगर आप चाहो कमेंट करते हो तो मैं 1 लीनियर नोट्स की भी एक कंप्लीट सीरीज़ चला दूंगा, जिसमें आपके हर चैप्टर के नोट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो उस सीरीज़ को भी आप बहुत प्रॉफिटेबल वे में ले सकते हो, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, आपको इसके नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलिए, द इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू फ्रक्टोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब हम ग्लूकोज से फ्रक्टोज में कन्वर्ट करते हैं तो ये कन्वर्जन किस चीज़ का एग्जाम्पल है भाई, ये क्या होता है, आइसोमराइजेशन होता है। आपने पढ़ा था कि कौन सा आइसोमराइजेशन होता है, इन दोनों में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। चलिए, अब आपकी यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन पहली यूनिट से कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम दूसरी यूनिट पे आते हैं, दैट इज़ केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। चलिए भाई, कहाँ गया, एक सेकेंड। चलिए भाई, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन को जो है हमको अब डिस्कस करना है, ठीक है। प्रोटीन भाई किन चीज़ों से मिलके बने होते हैं, ये आपके अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़। अब हम जो है इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ज्यूटर आयन एट फिजियोलॉजिकल पीएच। तो इनमें से कौन सा ज्यूटर आयन होता है भाई, तो आपका जो अमीनो एसिड होता है ये एक ज्यूटर आयन होता है, ठीक है। ज्यूटर आयन पे नेट चार्ज कितना होता है, नेट चार्ज आपका 0 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कितना होता है, 0 होता है नेट चार्ज, ठीक है। चलिए, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज द पीएच एट विच एन अमीनो एसिड हैज़। तो आइसोइलेक्ट्रिक एक ऐसा पॉइंट होता है भाई, जिन बच्चों ने जूलॉजी पढ़ रखी है भाई उनको बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। वही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, ये हमने जूलॉजी में भी डिस्कस किया था। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है आपका, जब उसके पास नो नेट चार्ज, यानी कि कोई नेट चार्ज नहीं होता है अमीनो एसिड पे, उस स्टेज को हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। विच अमीनो एसिड डज नॉट हैव अ कायरल सेंटर। तो आपका जो ग्लाइसिन है ये आपका, इसके पास क्या नहीं होता है, कायरल सेंटर नहीं होता है, ठीक है, ग्लाइसिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिफर्स टू। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है भाई, बेसिकली किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, तो ये आपका सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अमीनो एसिड से जो है आपके प्रोटीन बनते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन। तो पेप्टाइड बॉन्ड मैंने कहा था कहाँ पढ़ेंगे, अमीनो एसिड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड कब बनता है भाई, अमीनो एसिड की बात चल रही है तो आपका अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। विच रिएजेंट इज़ यूज्ड इन एडमेन डिग्रेडेशन। तो कौन सा रिएजेंट हम यूज़ करते हैं एडमेन डिग्रेडेशन में, तो ये होता है आपका फेनाइल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है, फेनाइल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है, फेनाइल आइसोथायोसाइनेट, कुछ भी बोल लीजिए भाई। विच स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बैकबोन एटम। तो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा स्टेबलाइज होता है, तो आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंडरी, ठीक है, क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। अल्फा हेलिक्स इज अ पार्ट ऑफ। तो अल्फा हेलिक्स किसका पार्ट होता है, आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज टू डिटरमाइन एन टर्मिनल अमीनो एसिड, इनमें से कौन सा मेथड हेल्पफुल होता है हमें एन टर्मिनल अमीनो एसिड को डिटरमाइन करने में? तो आपका जो DNFB मेथड होता है ये इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एन से आपको याद रख लेना है, एन यहाँ पे, ठीक है, मैच कर रहा है यहाँ पे। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व, तो डीनेचुरेशन क्या होता है भाई? डीनेचुरेशन से क्या होता है आपको सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, बदलाव आ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी टर्मिनल अमीनो एसिड एज आइडेंटिफाइड यूजिंग, तो जो आपका सी टर्मिनल अमीनो एसिड है इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ये हम कर सकते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस के द्वारा, ये आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय, तो प्रोटीन किस चीज़ से सिंथेसाइज होते हैं आपके? ये आपके राइबोसोम से जो है सिंथेसाइज होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर है आपका विच अमीनो एसिड कंटेन्स सल्फ़र, ठीक है। तो सल्फ़र जो आपका मिथ्योनिन है ये आपका एक सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड है। बेसिकली अगर हम बात करें तो अमीनो एसिड हमारे 20 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? टोटल आपके 20 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से आपके 10 होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड और 10 होते हैं आपके नॉन एसेंशियल, ठीक है। 10 कैसे होते हैं? नॉन एसेंशियल होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, विच इंट्रैक्शन इज मोस्टली इन टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, कौन सा इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में? तो आपका डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो उसमें होते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंट्रैक्शन के लिए, एक दूसरे से बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। प्रोटीन रीनेचुरेशन अकर्स व्हेन, तो आपका प्रोटीन का रीनेचुरेशन यानी कि फिर से स्ट्रक्चर का बनना कब होता है भाई? जब आपका डीनेचुरेशन एजेंट यानी कि बर्बाद करने वाला एजेंट जो है रिमूव हो जाता है, ठीक है। डीनेचुरेशन वाला प्रोसेस वाला आपका एजेंट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाटरनरी प्रोटीन, तो आपका जो हीमोग्लोबिन है ये एक टाइप ऑफ क्वाटरनरी प्रोटीन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोफैक्टर हेल्प एंजाइम है, तो कोफैक्टर कैसे एंजाइम को हेल्प करते हैं भाई? पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, कोफैक्टर क्या करते हैं? एंजाइम रेट को रिएक्शन को बढ़ाने में उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। कोफैक्टर होते हैं आपके नॉन प्रोटीन पार्ट, कैसे पार्ट होते हैं? नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम है, तो एंजाइम की एक्टिव साइट क्या होती है आपकी? एंजाइम की एक्टिव साइट होती है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री टू सबस्ट्रेट, यानी कि जो कि सबस्ट्रेट पे रिएक्ट कर सके, ठीक है। एंजाइम एक्टिविटी इज़ अफेक्टेड भाई, तो एंजाइम एक्टिविटी किस चीज़ से अफेक्ट होगी भाई? टेम्परेचर से होगी, हाँ, पीएच से भी होती है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से भी होती है। तो आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, आपका डी जो है करेक्ट है, ऑल ऑफ दी अबव। विच क्लास ऑफ एंजाइम कैटलाइज हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, तो भाई हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन पानी के द्वारा जो ब्रेकडाउन होता है वो कौन सा एंजाइम करेगा भाई? नाम ही से समझ जाओगे आप, ठीक है, हाइड्रोलेज, ठीक है। और ऑक्सीडेंट अगर आपसे पूछे ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूछे अगर आपसे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कौन सा कराएगा? तो ऑक्सी रिडक्टेज कराएगा, ठीक है। ट्रांसफरेज क्या करता है? आपका ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। तो यहाँ पर जो है हमने 20 क्वेश्चन सेकंड यूनिट से कवर कर लिए हैं। अगर आपको और डिटेल में चाहिए है तो आप जो है टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं नोट्स डालता रहता हूँ, तो वो आप पढ़ के ज़रूर चले जाना, ठीक है। आपका भी समय इंपॉर्टेंट है, हमारा भी समय इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो जो है शेयर करनी है। और 300 सब्सक्राइबर हो चुके हैं भाई, बहुत जल्दी आपने प्यार दिया इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा थैंक यू। केवल और केवल आपने 15 दिन में इतने करा दिए हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वो 1000 सब्सक्राइबर जो है आपको करा देना है। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। बहुत प्यारा कंटेंट आप तक मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब आपसे आपकी नेक्स्ट यूनिट है आपकी न्यूक्लिक एसिड। भाई न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई डीएनए आरएनए के बारे में, तो डीएनए आरएनए ही तो होते हैं आपके न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में जो है पढ़ना है, केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड में बचपन से पढ़ रहे हैं, बहुत सरल है, घबराना नहीं है, ठीक है प्यारे भाई। चलिए, बायोलॉजी वालों को इस बार बेनिफिट हो गया, ठीक है, जूलॉजी पढ़ने का, है ना, जूलॉजी बहुत आ रही है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योरीन बेस, तो प्योरीन बेस इनमें से कौन सा होता है? तो आपका जो एडेनिन है ये आपका एक टाइप ऑफ प्योरीन होता है, ठीक है। विच शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए, तो आरएनए में क्या होती है आपकी? राइबोस शुगर होती है। डीएनए में होती है आपकी डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। इन डीएनए द बेस पेयर आर कनेक्टेड बाय, तो डीएनए में आपके बेस पेयर किस चीज़ से कनेक्ट होते हैं आपके? आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है।
विच बेस इज़ फाउंड ओनली इन आरएनए, तो कौन सा बेस है जो आपका केवल और केवल आरएनए में पाया जाता है? तो ये आपका यूरेसिल है, ये आरएनए में पाया जाता है, ये आपका डीएनए में नहीं पाया जाएगा, ठीक है, डीएनए में चेंज हो जाएगा, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वॉज प्रपोज्ड बाई, तो डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया था? ये आपको पता ही होगा, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है। बहुत एक्सेप्टेड आपका जो है ये वाला मॉडल था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं भाई? आपके एडिनोसाइन होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड क्या कहलाता है? आपका एडिनोसाइन है, आपका एडिनाइन, ठीक है। बेस हो जाएगा एटीपी, आपका एनर्जी करेंसी है आपकी, ठीक है। चलिए, फिर है आपका द बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोटाइड इन अ डीएनए स्ट्रैंड्स, तो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है भाई? तो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में होता है आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विच नाइट्रोजनस बेस पेयर विथ ग्वानिन इन डीएनए, तो ग्वानिन के साथ आपका कौन सा जो है जुड़ता है, मतलब ये पूछा गया। विच नाइट्रोजनस बेस पेयर विथ ग्वानिन, ठीक है। तो ग्वानिन के साथ क्या जुड़ता है? आपका साइटोसिन जुड़ता है, ठीक है। फिर है आपका रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज, तो डीएनए के रेप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं? सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, ठीक है। कौन सा होता है? सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें करेक्ट है। फिर है आपका विच टाइप ऑफ डीएनए कैरीज अमीनो एसिड टू राइबोसोम, ऐसा कौन सा आरएनए होता है जो कि अमीनो एसिड को राइबोसोम के पास तक ले जाता है? तो आपको पता है टीआरएनए, यानी कि ट्रांसफ़र आरएनए ही ये काम कर सकता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ ले जाने का, ठीक है। द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी इज, तो बायोलॉजी का सेंट्रल डोगमा क्या है, मतलब किस चीज़ से क्या बना हुआ है? तो आपका करेक्ट अरेंजमेंट हो जाएगा डीएनए से आरएनए, देन आपका जो है प्रोटीन, ठीक है। विच बेस पेयर इज करेक्ट इन डीएनए, ठीक है, कौन सा बेस पेयर करेक्ट है भाई? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। एडिनाइन बे आपका जो है थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। चलिए, ग्वानिन किसके साथ बनाता है? आपका साइटोसिन के साथ बनाता है, याद रखिएगा। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ग्वानिन एंड साइटोसिन इज, तो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? तो आपके 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। विच आरएनए टाइप इज़ मोस्ट अबंडेंट इन सेल, कौन सी आरएनए आपका सबसे ज़्यादा सेल्स में पाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, आरआरएनए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, आरआरएनए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज़ नॉट प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या प्रेजेंट नहीं होते हैं भाई? शुगर होती है, नाइट्रोजन बेस होता है, फॉस्फेट ग्रुप है ये आपका, तो फैटी एसिड जो है इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? आरएनए का सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसको इंपॉर्टेंट तरीके से लिख लीजिए एक जगह, ठीक है। इन यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस इन, तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर आपकी होती है? ट्रांसक्रिप्शन होती है आपकी न्यूक्लियस में। कहाँ होती है? न्यूक्लियस में। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, तो डीएनए रेप्लिकेशन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो याद रखिए डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म दी बैकबोन ऑफ डीएनए, तो भाई डीएनए किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है? उसकी बैकबोन पूछा गया है, ठीक है। तो बैकबोन क्या है आपकी? शुगर और फास्फेट ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी सही है। ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ, तो ट्रांसलेशन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम आरएनए, उसमें क्या था? आरएनए का सिंथेसिस था फ्रॉम डीएनए, आरएनए का सिंथेसिस था आपका डीएनए, ठीक है। इसमें क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस होगा अब आरएनए के द्वारा। तो यहाँ पर हमने इस यूनिट के भी जो है 3rd यूनिट के हमने 20 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम जो है यूनिट 4th पे आते हैं, इंट्रोडक्शनली मेडिसिनल केमिस्ट्री, यानी कि मेडिसिन के रिगार्डिंग जो आप केमिस्ट्री पढ़ोगे उसमें थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग न्यू ड्रग्स बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल टारगेट, ठीक है। नए ड्रग्स को फाइंड आउट करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो ये होती है आपकी ड्रग डिस्कवरी, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। विच फंक्शनल ग्रुप एनहेंस द वाटर सोल्युबिलिटी ऑफ अ ड्रग, तो ऐसा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो कि वाटर सोल्युबिलिटी बढ़ाएगा भाई? तो आपको पता ही है भाई, OH ग्रुप जहाँ पे भी लग जाएगा जो है वाटर सोल्यूबल उसको बना देता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एनाल्जेसिक एजेंट, तो इनमें से कौन सा ऐसा एक एनाल्जेसिक एजेंट है? तो आपका जो एस्पिरिन होता है एक एनाल्जेसिक एजेंट है, ठीक है। आपके हार्ट के पेशेंट को एस्पिरिन दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। विच ड्रग एक्ट एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट, तो ऐसा कौन सा ड्रग है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट की तरह वर्क करता है? तो ये भी आपका क्या होता है? एस्पिरिन होता है, ठीक है। चलिए, फिर है आपका AZT, जिसको ज़ाइडोयूडिन इज
यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो ज़ाइडोब्यूटिन किसके लिए यूज़ होता है? HIV एड्स जैसे वायरस के लिए आपका ये यूज़ होता है, ठीक है। अब आपको कमेंट में बता देना है भाई इन दोनों चीज़ों के फुल फॉर्म, ठीक है। ज़रूर से कमेंट करना भाई फुल फॉर्म, ठीक है। मैं आप सभी लोगों के रिप्लाई पढ़ता हूँ, कोई भी डाउट हो तो उसको भी कमेंट कर देना, वो भी देख लूँगा। इसका फुल फॉर्म ज़रूर से आपको कमेंट करना है, ठीक है। जनरल नॉलेज, ठीक है। सल्फोनामाइड आर मेनली, तो सल्फोनामाइड कैसे होते हैं? आपके एंटीबायोटिक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फिनोबार्बिटल इज़ यूज्ड ऐसा, तो फिनोबार्बिटल का कैसा यूज़ होता है? एज अ सेडेटिव। फिर है आपका विच एजेंट इज़ यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो ऐसा कौन सा एजेंट है जिससे कि हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकते हैं? तो ये होता है आपका क्लोरामफेनिसोल, ठीक है। चलिए, फिर है आपका विच क्लास ऑफ ड्रग्स रिलीव्स पेन, तो ऐसा कौन सा ड्रग्स होता है जो कि आपको पेन में यानी कि दर्द में रिलीफ पहुंचाता है? ये होता है आपका एनाल्जेसिक, ठीक है, वही वाला, ठीक है, एस्पिरिन वाला। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन इज स्टडी इन, तो ड्रग एक्शन की हम किस चीज़ में स्टडी करते हैं? तो भाई आपका ड्रग रिसेप्टर थ्योरी जो है इस चीज़ में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जिसको SAR जो है रिफर्स टू, तो इसका क्या मतलब होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग स्ट्रक्चर एंड इफेक्ट, ठीक है, यानी कि ड्रग के स्ट्रक्चर का मॉडिफिकेशन होगा और उसकी इफेक्ट में चेंज आएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरल ड्रग, इनमें से एंटीवायरल ड्रग कौन सा है? तो आपका एसिक्लोविर जो है आपका एक एंटीवायरल ड्रग है। भाई थोड़े नाम लेने में दिक्कत होती है तो रुक के पढ़ लिया करो, कोई शर्म वाली बात नहीं है, मैं बिल्कुल खुला कह रहा हूँ भाई, मुझे दिक्कत होती है थोड़ी थोड़ी, जब नए नए वर्ड पढ़ोगे तो दिक्कत होगी भाई, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा रुक के पढ़ लो, कोई जल्दी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एसिक्लोविर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका एंटीवायरल ड्रग होता है, ठीक है। मतलब आना चाहिए, ठीक है ना, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। विच इज़ आ कार्डियोवास्कुलर ड्रग, तो कार्डियोवास्कुलर ड्रग कौन सा है आपका? ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट आपका एक कार्डियोवास्कुलर ड्रग होता है, ठीक है। बेसिक रेट्रोसिंथेटिक अप्रोच इज़ यूज्ड इन, तो आपकी ये किस में अप्रोच यूज होती है? ये होती है आपकी ड्रग के सिंथेसिस की प्लानिंग में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पैरासीटामोल इज़ आ, तो पैरासीटामोल क्या है भाई? पेन किलर है बेसिकली, तो एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। OH एंड NH2 ग्रुप इन ड्रग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर, तो OH और NH2 ग्रुप किसके लिए होते हैं भाई? OH से आपको याद रख लेना है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ये यूज़ होते हैं, ठीक है। सल्फा एसेटामाइड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो सल्फा एसेटामाइड किसका एग्जाम्पल है? एक टाइप ऑफ एंटीबायोटिक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विच ड्रग अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आपका कौन सा ड्रग अफेक्ट करता है? वो होता है आपका डायज़ेपिम, ठीक है। क्या होता है? डायज़ेपिम, ठीक है, डायज़ेपिम। ड्रग रिसेप्टर थ्योरी एक्सप्लेन, तो ड्रग रिसेप्टर थ्योरी क्या चीज़ एक्सप्लेन करती है? ये आपका ड्रग टारगेट बाइंडिंग को एक्सप्लेन करती है, ठीक है, कैसे आपका ड्रग जो है बाइंड होता है सबस्ट्रेट के साथ। फिर है विच कंपाउंड कंटेन एंड एरोमेटिक रिंग विद डबल बॉन्ड सिस्टम फॉर बॉन्डिंग, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि जिसमें एरोमेटिक रिंग होती है, साथ ही साथ डबल बॉन्ड सिस्टम होता है बाइंडिंग के लिए? तो आपका बी सही हो जाएगा, एस्पिरिन, ठीक है, जो कि एक टाइप ऑफ पेन रिलीवर है, एनाल्जेसिक है, ठीक है। तो 4 यूनिट हमने यहाँ कवर कर ली है। अब हमारी 5वीं यूनिट जो है यहाँ से स्टार्ट होने वाली है, दैट इज़ सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, ठीक है। जल्द से जल्द करेंगे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन आ क्रिस्टल, तो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? आपकी यूनिट सेल होती है, ठीक है। यूनिट सेल से मिलकर आपके क्रिस्टल लैटिस बनता है, ठीक है। हाउ मेनी टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल आर देयर, तो कितनी टाइप ऑफ यूनिट सेल होती हैं आपकी? 3 टाइप ऑफ यूनिट सेल होती हैं, ठीक है। द लॉ ऑफ, कौन कौन सी होती है भाई? कमेंट में बता देना एक बार आप, ठीक है। द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स वॉज गिवन बाई, तो जो आपका लॉ है द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, ये किसने दिया था? ये आपका स्टीनो ने दिया था। किसने दिया था? स्टीनो ने दिया था, ठीक है। एक्सरे डिफ्रैक्शन इज़ यूज टू डिटरमाइन, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन किस चीज़ के लिए हम किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं? तो ये करते हैं हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा।
द स्पेस लैटिस रिप्रेजेंट, तो स्पेस लैटिस क्या रिप्रेजेंट करता है? अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस, उस वॉइड में आपका कैसा अरेंजमेंट है एटम्स का, ठीक है, ये है, ठीक है। विच मेथड इज़ यूज टू एनालाइज पावर्ड क्रिस्टल, तो ऐसा कौन सा मेथड है जिससे कि हम पाउडर क्रिस्टल को एनालाइज करते हैं? तो आपका पाउडर मेथड से हम पाउडर क्रिस्टल को एनालाइज करते हैं, ठीक है। इन NaCl क्रिस्टल ईच Na इज सराउंडेड बाई, तो NaCl क्रिस्टल में आपकी Na, जैसे आपसे एग्जाम में पूछ लेगा NaCl के क्रिस्टल में आपके Na का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ठीक है। यहाँ पर घुमा के पूछा है इन NaCl क्रिस्टल ईच Na इज सराउंडेड बाई, तो Na जो है कितने Cl से सराउंड है भाई, तो ये पूछा गया है। तो ये आपका 6 Cl से सराउंड होता है, याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फिर है आपका द क्रिस्टल सिस्टम ऑफ NaCl इज, तो NaCl का क्रिस्टल सिस्टम कैसा होता है? क्यूबिक होता है। कैसा होता है? क्यूबिक होता है, ठीक है। ब्रैग इक्वेशन इज यूज्ड इन, तो ब्रैग इक्वेशन का किस लिए यूज़ करते हैं हम? एक्सरे डिफ्रैक्शन में यूज़ करते हैं, ठीक है। किसके लिए? एक्सरे डिफ्रैक्शन में यूज़ करते हैं ब्रैग इक्वेशन का। अभी हमने इसका एक क्वेश्चन भी पढ़ा था, है ना, एक्सरे डिफ्रैक्शन इज़ यूज टू, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन का किस चीज़ में हम यूज़ करते हैं? ये हम करते हैं क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में, ताकि वो बीम ऑफ लाइट से क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा है वो डिटरमाइन कर सके, ठीक है। चलिए लॉ ऑफ रेशनल इंडेक्स रिलेट टू, तो लॉ ऑफ रेशनल इंडेक्स किससे रिलेट करता है भाई? एंगल ऑफ क्रिस्टल फेसेस से आपका रिलेट करता है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड, तो बिटवीन यानी कि पैरेलल प्लेन के बीच वाली डिस्टेंस को कौन सी चीज़ बोला जाता है? उस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? दो पैरेलल प्लेन्स के बीच की, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, डी स्पेसिंग, ठीक है। क्या करेक्ट है? डी स्पेसिंग उसको हम बोलते हैं, ठीक है। CSCl क्रिस्टल है, तो CSCl के क्रिस्टल लैटिस में क्या होते हैं? आपके बॉडी सेंटर क्यूब होते हैं, BCC स्ट्रक्चर, ठीक है। विच सिमेट्री एलिमेंट इज़ फाउंड इन क्रिस्टल, तो कौन सी सिमेट्री एलिमेंट फाउंड होती है आपकी क्रिस्टल में? क्रिस्टल में पाई जाती है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट है। फिर है आपका द मेथड फॉर डिटरमाइनिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर यूजिंग एक्सरे वॉज डेवलप्ड बाई, तो क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर डिटरमाइन यूजिंग एक्सरे डिफ्रैक्शन वो किसने डेवलप किया था भाई? तो ये आपको ब्रैग ने किया था। किसने किया था? ब्रैग ने, की एक्सरेज से जो है आप क्रिस्टल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। क्रिस्टेलोग्राफी इज द स्टडी ऑफ, तो क्रिस्टेलोग्राफी हम किसकी स्टडी करते हैं भाई? क्रिस्टल से ही समझ में आ गया होगा, क्रिस्टल की स्टडी हम करते हैं, ठीक है। क्रिस्टल हैव, तो क्रिस्टल के पास क्या होता है भाई? लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, ऑप्शन नंबर जो है सी होता है। बहुत सारे टाइप ऑफ क्रिस्टल आपके बन सकते हैं, ठीक है, वर्ड बन सकते हैं। इन अ क्रिस्टल आइटम आर अरेंज्ड इन, तो इन अ क्रिस्टल, तो एटम्स कैसे अरेंज होते हैं भाई क्रिस्टल में? तो ये होते हैं आपकी रेगुलर 3D पैटर्न में, जो है ये एक दूसरे से अटैच होते हैं, मिलके बने होते हैं, ठीक है, अरेंज होते हैं। विच लॉ एक्सप्लेन सिमेट्री इन क्रिस्टल, ऐसा कौन सा लॉ है जो कि क्रिस्टल में सिमेट्री को जो है डिटरमाइन करता है, एक्सप्लेन करता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, लॉ ऑफ सिमेट्री, ठीक है, ये आपका डिटरमाइन करेगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर है विच क्रिस्टल हैज़ द हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 8, ऐसा कौन सा क्रिस्टल है जिसके पास हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि 8 जो है कौन से क्रिस्टल के पास होता है हाईएस्ट, ठीक है। तो ये आपका बी सही हो जाएगा, CSCl, ठीक है। NaCl में कितना होता था? NaCl में होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है, याद रखना। CSCl में कितना होता है आपका 8। द यूनिट सेल इज़ रिपीटेड इन 3 डायमेंशन टू फॉर्म, तो जब हम यूनिट सेल को रिपीट करते जाएंगे एक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। कुछ भी आप यूनिट सेल को जो है रिपीट करते जाइए तो एक स्ट्रक्चर बनता है, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है ये पूछ रहा है वो, ठीक है, ये कहलाता है आपका क्रिस्टल लैटिस। तो यहाँ पर हमारी यूनिट 5 के जो है 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अब हम जो है यूनिट 6 पर जाएंगे, देन 7, देन 8। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है भाई। यूनिट 6 से आपका बेसिक्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, ठीक है। तो पढ़ते हैं इस यूनिट के बारे में। द गोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री इज टू, तो ग्रीन केमिस्ट्री का क्या गोल है भाई?
तो रिड्यूस हैजार्डस सब्सटेंसेस, यानी कि जो आपको घात पहुंचा सकते हैं, आपको डैमेज कर सकते हैं, आपको हेल्थ में दिक्कत कर सकते हैं, हैजार्डस सब्सटेंस का रिड्यूस करना, ठीक है। फिर है आपका सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ग्रीन सॉल्वेंट, इनमें से ग्रीन सॉल्वेंट कौन सा है। तो आपका जो वाटर है भाई ये ग्रीन सॉल्वेंट होता है। वेयरएज जी आप देख सकते हो, आपको ऑप्शन देखकर ही समझ में आएगा, आपको ऑप्शन देखना है बड़े ध्यान से एग्जाम में। द 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री वॉज प्रपोज्ड बाई, तो ग्रीन केमिस्ट्री के 12 प्रिंसिपल किसने दिए थे, ये आपने दिए थे एनेस्टस एंड वार्नर ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विच प्रिंसिपल एम्फेसाइजेज यूजेस ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। तो ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो क्या एम्फेसाइज करता है, यानी कि जोर डालता है आपका यूज़ ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक, रिन्यूएबल चीज़ों के यूज़ के लिए, ठीक है। द ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल एटम इकोनॉमी मीन्स, तो जो आपके ग्रीन केमिस्ट्री का एक प्रिंसिपल है एटम इकोनॉमी, इसका क्या मतलब होता है भाई, मैक्सिमाइजिंग एटम फ्रॉम रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। फिर है आपका एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन कैटलिस्ट है, तो ये ग्रीन कैटलिस्ट का क्या एग्जाम्पल है भाई, एंजाइम है। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। कैसे होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ठीक है। फिर है आपका विच इज़ नॉट ए ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल, तो इनमें से कौन सा ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यूजिंग टॉक्सिक रिएजेंट। ग्रीन का मतलब क्या हो गया भाई, इको फ्रेंडली कह सकते हैं आप ग्रीन को, ठीक है। क्या कह सकते हो, इको फ्रेंडली, ठीक है। तो इको फ्रेंडली में टॉक्सिक चीज़ें थोड़ी यूज़ करेंगे, ठीक है। सी ऑप्शन जैसे है डिज़ाइनिंग फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी होनी चाहिए उसके पास, तो ये करेक्ट है भाई। यूज़ ऑफ सेफर सॉल्वेंट, सही बात है। अवॉइडिंग वेस्ट, यानी कि वेस्ट को अवॉइड करना, तो ये आपके जो है सही हो जाएंगे, और डी आपका गलत है, ठीक है। विच रिएक्शन हैज़ एन हाई एटम इकोनॉमी, इनमें से कौन सी रिएक्शन के पास ज़्यादातर हाई रेट में एटम इकोनॉमी होती है, तो आपका एडिशन रिएक्शन में आपकी सबसे ज़्यादा क्या होती है, हाई एटम इकोनॉमी होती है। फिर है आपका सुपर क्रिटिकल CO2 इज़ यूज्ड है, तो CO2 का कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी सुपर क्रिटिकल CO2 पूछा गया भाई, केवल CO2 नहीं, सुपर क्रिटिकल CO2 का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, एज अ ग्रीन सॉल्वेंट हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। विच प्रिंसिपल प्रमोट रियल टाइम मॉनिटरिंग, तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो कि रियल टाइम मॉनिटरिंग को प्रमोट करता है, सामने देखने वाली, यानी कि रियल टाइम में आपको चीज़ों को देखना है, रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना है, तो ये आपका इन प्रोसेस मॉनिटरिंग आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको ऑप्शन भी मैच कर रहे हैं भाई इस यूनिट में, ज़्यादा कठिन नहीं है। द टर्म बिनाइन बाय डिज़ाइन, ठीक है, द टर्म बिनाइन बाय डिज़ाइन रेफर्स टू, तो इसका क्या मतलब होता है, डिज़ाइन टू डिग्रेड सेफ्टली, है ना, ऐसी इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाए ताकि वो ईजिली डिग्रेड हो सके, ठीक है। वेस्ट मिनिमाइजेशन इज़ लिंक्ड विद, तो वेस्ट का मिनिमाइजेशन कैसे हम लिंक, मतलब कौन सी चीज़ों से लिंक है ये, प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन एट सोर्स, तो भाई हैजार्डिक सिंथेसिस, तो सही है भाई, हैजार्ड नहीं होना चाहिए। यूजिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल, ठीक है। डिलेड एक्शन जी आपकी करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएंगे, आपका जो है, और बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन एट सोर्स, ठीक है। फिर है आपका द ग्रीन केमिस्ट्री अप्रोच यूजेस, तो ग्रीन केमिस्ट्री का अप्रोच क्या होता है भाई, टू यूज़ ऑफ रिसाइक्लेबल कैटलिस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आर आ रिजल्ट ऑफ, तो जो आपके प्लास्टिक होते हैं वो भी बायोडिग्रेडेबल, यानी कि ऐसे प्लास्टिक जो कि बायोडिग्रेड हो जाएं, जो डिग्रेड हो जाएं, लैंड में मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएं, या फिर जो हार्म नहीं पहुंचाए एनवायरनमेंट को, वो किस चीज़ के रिजल्ट होते हैं, ये होते हैं आपकी टाइप ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, बी सही हो जाएगा, ठीक है। सॉल्वेंट फ्री सिंथेसिस इज यूज्ड इन ग्रीन केमिस्ट्री टू, तो सॉल्वेंट फ्री सिंथेसिस ग्रीन केमिस्ट्री में क्यों प्रेफर किया जाता है, ताकि ये वेस्ट को जो है रिड्यूस करे, ठीक है। फिर है आपका डिज़ाइनिंग सेफ़र केमिकल मीन्स, तो सेफ़र केमिकल को बनाना का मतलब क्या होता है, डिज़ाइनिंग सेफ़र केमिकल, इसका मतलब होता है भाई रिड्यूसिंग टॉक्सिसिटी, यानी कि टॉक्सिसिटी ना बढ़े, ठीक है, वेस्ट ना बढ़े, और ज़्यादा हैजार्डस भी ना हो, ठीक है। माइक्रोवेव असिस्टेड सिंथेसिस इज़ ग्रीनर बिकॉज, तो जो आपका माइक्रोवेव असिस्टेड सिंथेसिस है वो
ग्रीन क्यों है भाई, रीज़न पूछा गया है क्योंकि इट शॉर्टेंस रिएक्शन टाइम, ये क्या करता है, रिएक्शन की टाइम को कम कर देता है। ठीक है, विच एनर्जी सोर्स इज ग्रीन, ऐसा कौन सा एनर्जी सोर्स है जो कि ग्रीन है। आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा आपका बायोमास। ठीक है, जो कि आपकी मैन्योर, फर्टिलाइज़र, गोबर गैस ऐसी चीज़ों से मिलके बना होता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप 3 ऑप्शन देखो, कोल देखोगे, डीजल देखोगे, नेचुरल गैस देखोगे, तो ये आपके जो है करेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट है, सॉरी। ए सस्टेनेबल प्रोसेस शुड बी, तो भाई सस्टेनेबल क्या होता है कि जितना हमें प्रयोग है हम उतना तो यूज़ करें, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा कर रखें। ठीक है, तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बेसिकली इसका क्या, इस प्रोसेस में क्या क्या होता है भाई, रिन्यूएबल हो और इफ़िशिएंट हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही होगा इसमें करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर है आपका आयोनिक लिक्विड आर प्रिफर्ड बिकॉज दे आर, तो आयोनिक लिक्विड का हम क्यों प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, दे आर नॉन वोलेटाइल, यानी कि नॉन वोलेटाइल होते हैं और वो रिसाइकलेबल होते हैं, रीयूजेबल होते हैं। ठीक है, बेसिकली तो यहाँ पर हमने जो है 20 क्वेश्चन जो है यहाँ पर कवर कर लिए हैं इस यूनिट के। पेज ये बार बार हिल जाता है भाई, सॉरी। यहाँ पर हमारी 6th यूनिट जो है कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर भी हमने 20 क्वेश्चन कर दिए हैं। अभी तक भाई वीडियो देख रहे हो तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई। चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, हर सेमेस्टर की ऐसे ही हम तैयारी करेंगे। ठीक है, 3rd सेमेस्टर भी जल्द से जल्द हम स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर है आपकी यूनिट नंबर 7। तो यूनिट नंबर 7 में हमको क्या पढ़ना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में जो है पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए इतने बीच में। ठीक है, सब्सक्राइब कर ही लीजिए, अभी हाल कर लीजिए। ठीक है, मैं रुका हुआ हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर दो, मैं आपके डाउट का पर्सनली रिप्लाई देता हूँ भाई। सब डाउट का मैंने रिप्लाई दिया है, जितने भी बच्चों ने अभी तक डाउट पूछे हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो आपका, किस यूनिवर्सिटी से हो पहले तो कमेंट कर देना, कौन सी यूनिवर्सिटी से हो आप। ठीक है, चलिए स्टीरियोकेमिस्ट्री को जो है हम स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड विथ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन उनका स्पेस में अरेंजमेंट जो है डिफरेंट होता है, वो क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं आपके स्टीरियो आइसोमर्स। ऑप्शन नंबर जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर है आपका कायरलिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल हैविंग, तो कायरलिटी क्या होता है भाई, तो कायरलिटी होता है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ठीक है, जिस चीज़ की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बने तो आपका वो कौन सा कंपाउंड होगा, कायरल कंपाउंड होगा, कायरलिटी शो करेगा। ठीक है, आ कार्बन एटम अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप, तो भाई पहले ही बताया था यूनिट की स्टार्टिंग में, तो अगर ऐसा कार्बन है जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, यानी कि एक ये लगा हुआ है, यहाँ पर आप कुछ भी लगा दिए, Cl लगा दिए, यहाँ Br लगा दीजिए, यहाँ पर F लगा दीजिए, यहाँ पर H लगा दीजिए, तो जो आपका जो बीच वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये क्या कहलाएगा, कायरल कार्बन कहलाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कायरल सेंटर। ठीक है, चलिए फिर आपका 3rd है ऑप्टिकल एक्टिविटी इज सोन बाई, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या बताते हैं भाई, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, रेशमिक मिक्सचर कंटेन, तो रेशमिक मिक्सचर में क्या होता है भाई, इक्वल अमाउंट होते हैं दोनों एनोशियमर के, आपने एक एनोशियमर लिया दूसरा लिया, इन दोनों का अगर आप 50-50% लेते हो, ठीक है, 50% इसका लिया 50% इसका लिया, तो जो रिजल्टेंट होगा वो होगा आपका रेशमिक मिक्सचर। ठीक है, चलिए ये हमने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था। एनेंशियोमर डिफर इन, तो एनेंशियोमर एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, डाईएस्ट्रोमर्स आर, तो डाईएस्ट्रोमर्स क्या होते हैं, नॉन मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं आपके डाईएस्ट्रोमर्स। इसकी मैंने शॉर्ट्स डाल रखी हैं, 5-6 शॉर्ट्स डाल रखी हैं, इनमें आपके रेशमिक मिक्सचर हो गया, डाईएस्ट्रोमर्स हो गया, एनोशियोमर हो गए, वो मैंने कवर कर रखी हैं। अभी आप देख सकते हो केवल उतनी ही शॉर्ट्स अभी क्योंकि डली हुई हैं, तो आपको ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, क्या होते हैं, तो डाईएस्ट्रोमर्स क्या होते हैं आपके नॉन मिरर इमेज स्टीरियोमर्स होते हैं। अ कंपाउंड विथ 2 कायरल सेंटर कैन हैव मैक्सिमम ऑफ, तो ऐसा कंपाउंड जिसके पास 2 कायरल सेंटर हैं तो इसके पास मैक्सिमम कितने आइसोमर्स हो सकते हैं, इसके पास आपके मैक्सिमम 4 आइसोमर्स हो सकते हैं। ठीक है,
चलिए, व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो इनमें से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन सा है, तो आपका जो लैक्टिक एसिड है एक टाइप ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कायरल। तो इनमें से ए कायरल कौन सा है, तो आपको बी जो है 1-ब्यूटेनॉल ए कायरल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब है आपका मीजो कंपाउंड आर। तो मीजो कंपाउंड क्या होते हैं भाई, ए कायरल डेस्पाइट कायरल सेंटर होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। मीजो कंपाउंड पे मैंने एक शॉर्ट डाल रखी है, उसको ज़रूर से देख लेना भाई, 1 मिनट की वीडियो में कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा, ठीक है। लेकिन क्लियरिटी हो जाएगी, फिर कैसे भी घुमा के आपसे एमसीक्यू पूछ ले आप बता दीजिएगा, ठीक है। ये कायरल डेस्पाइट कायरल सेंटर होते हैं ये मीजो कंपाउंड, ठीक है। विच टाइप ऑफ आइसोमेरेज इज सोन बाई सिस ट्रांस कंपाउंड। तो ऐसा कौन सा टाइप ऑफ आइसोमेरेज है जो कि सिस ट्रांस कंपाउंड के द्वारा शो होती है, तो आपको जियोमेट्रिकल आइसोमेरेज आपको सिस ट्रांस कंपाउंड में देखने को मिलती है, ठीक है। आर एंड एस नोमेनक्लेचर इज यूज्ड फॉर। तो जो आपका आर एंड एस टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर होता है ये किसके लिए यूज़ होता है, इज़ यूज्ड फॉर एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन। आपको बिल्कुल डिटरमाइन करके बताना है एब्सोल्यूट, तो वो आप क्या करोगे, यूज़ आर एंड एस नोमेनक्लेचर। इसकी भी मैंने वीडियो डाल रखी है, ज़रूर से देख लेना। ऑप्टिकली एक्टिविटी इज़ मेजर्ड बाई। तो ऑप्टिकली एक्टिविटी किसके द्वारा आप मेज़र करते हो भाई, पोलरीमीटर के द्वारा करते हो। क्लास 12 फिजिक्स में तो ये चीज़ें पढ़ी होंगी यार, 11वीं की केमिस्ट्री में भी थी ये तो एनसीईआरटी में। डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड रोटेट लाइट। तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड लाइट को किस तरफ रोटेट करते हैं, आपकी राइट के साइड, ठीक है। और लीवो रोटेटरी क्या करते हैं, लीवो रोटेटरी होते हैं आपके लीवो रोटेटरी, ठीक है। लीवो रोटेटरी क्या करते हैं, लेफ्ट साइड मूव करते हैं, क्या करते हैं, लेफ्ट साइड। एल से याद रखना है लीवो रोटेटरी और एल से आपको याद रखना है लेफ्ट, ठीक है। और जो आपके डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं ये आपको राइट साइड मूव करते हैं, ठीक है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनेंशियोमर्स हैव। तो एनेंशियोमर्स के पास क्या होते हैं, सेम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केवल आपकी आपकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती हैं, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिविटी जो है आपकी ये डिफरेंट होती हैं, ठीक है। ये डिफरेंट होती हैं एनेंशियोमर्स में, ठीक है। अ कंपाउंड विथ एन इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर एंड इंटरनल सिमेट्री इज कॉल्ड। ऐसा कंपाउंड जिसके पास कायरल सेंटर कितने हैं, इवन नंबर में है, और उसकी इंटरनल सिमेट्री है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मीजो कंपाउंड, ठीक है। क्या बोलते हैं, मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड के पास क्या होते हैं, इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर होते हैं और इंटरनल सिमेट्री भी इवन होती है, ठीक है। द प्रीफिक्स एल एंड डी इन कार्बोहाइड्रेट रिफर्स टू। तो जो आपका प्रीफिक्स एल और डी है ये कार्बोहाइड्रेट में किस चीज़ को रेफ़र करता है, ये आपकी एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन को रेफ़र करता है, ठीक है। विच कंपाउंड शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेंस। तो आपका ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेंस शो करेगा, तो आपका ब्यूटूइन जो है एक टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेंस शो करेगा, ठीक है। द स्पेसिफिक रोटेशन इज मेजर्ड एट। तो स्पेसिफिक रोटेशन हम कैसे मेज़र करते हैं, किस रेफरेंस से मेज़र करते हैं, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर से स्पेसिफिक रोटेशन को जो है मेज़र करते हैं। यहाँ पर 7 यूनिट जो है आपकी कवर हो चुकी हैं भाई। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। केमिस्ट्री एंड इंडस्ट्री पर कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। बेसिक से क्वेश्चन आते हैं इस पर, ठीक है, मेटल्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसको भी जो है कवर करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से जो है इस यूनिट को भी हम निपटा लेते हैं, ठीक है। द मेन ओर ऑफ आयरन इज। तो आयरन की मेन ओर क्या होती है आपकी होती है हेमाटाइट। क्या होती है, हेमाटाइट होती है आपकी आयरन की ओर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। फिर है आपका सीमेंट इज़ फॉर्म्ड बाय हीटिंग। तो सीमेंट कैसे बनता है, आपका क्ले और लाइमस्टोन को हीट करने के बाद आपका सीमेंट बन जाता है, ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट कंटेन मेनली। तो पोर्टलैंड सीमेंट क्या कंटेन करता है भाई, इसमें क्या होता है, कैल्शियम सिलिसेट्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है, कैल्शियम सिलिसेट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गैल्वेनाइजेशन इज डन यूजिंग। तो गैल्वेनाइजेशन किसके द्वारा होती है भाई, जिंक के द्वारा होती है। ये चीज़ आपने पढ़ी होगी भाई, क्लास 10th में पहला ही चैप्टर है आपका, ग्रीसिंग, पेंटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन, 3 मेथड थे ना वहाँ पे, याद करो भाई। जिंक। बेयर प्रोसेस इज यूज टू एक्सट्रैक्ट। तो बेयर प्रोसेस का किस चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, किस चीज़ का एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं, तो बेयर प्रोसेस से आपका एल्युमिनियम का जो है एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक है। पिग आयरन इज। तो पिग आयरन क्या है, आपकी क्रूड आयरन होती है। क्या है, क्रूड आयरन, ठीक है। पिग आयरन इज क्रूड आयरन।
फिर है आपको विच अलॉय इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉइन, तो जो आप सिक्के देखते हो वो कौन से अलॉय से मिलके बने होते हैं, तो ये आपके ब्रॉन्ज से मिलके बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। द ब्लास्ट फर्नेस इज़ यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ, तो जो आपका ब्लास्ट फर्नेस है इस चीज़ को हम किसके एक्सट्रैक्शन में यूज़ करते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आयरन के एक्सट्रैक्शन में हम ब्लास्ट फर्नेस का जो है यूज़ करते हैं। विच मेटल इज़ प्योरीफाइड बाई इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ऐसा कौन सा मेटल है जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के द्वारा जो है आपका प्योरीफाई हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट है, यानी कि कॉपर आपका करेक्ट है। द चीफ कंपोनेंट ऑफ ग्लास इज, तो ग्लास का मेन कंपोनेंट क्या है, यानी कि चीफ मुख्य कंपोनेंट क्या है, तो वो है आपका SiO2, ठीक है। स्लैग इज़ फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ फ्लक्स विद, तो स्लैग जो आपका फॉर्मेशन होता है फ्लक्स की रिएक्शन किसके साथ कराते हो, तो फ्लक्स की रिएक्शन आपकी जब गैंगू से होती है तो जो आपका फॉर्मेशन होता है वो स्लैग होता है, ठीक है। गैंग क्या होते हैं आपकी बेसिकली क्या कह सकते हैं हम इनको, ये कह सकते हैं हम भाई इम्प्योर सब्सटेंस को हम गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस को हम गैंग बोलते हैं, ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस। तो इसकी रिएक्शन जब फ्लक्स के साथ होती है तो स्लैग का फॉर्मेशन होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम ओर इज कॉल्ड, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें कि हम अनवांटेड मटेरियल को हटा देते हैं, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, किसी अनवांटेड मटेरियल को आपको ओर से हटाना है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कंसंट्रेशन। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, तो ब्रास किस चीज़ का अलॉय है, तो ब्रास आपका कॉपर और जिंक से मिलके जो है बना अलॉय होता है, ठीक है। अलॉय क्या होते हैं, आपकी दो चीज़ों से मिलके या कई चीज़ों से मिलके मिक्सचर से मिलके आपके कंपोनेंट बनते हैं, उसको हम अलॉय बोलते हैं। तो ब्रास क्या है, कॉपर और जिंक का है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील कंटेन आयरन एंड, तो स्टेनलेस स्टील में आपका आयरन होता है और साथ साथ क्या होता है आपका कार्बन और क्रोमियम भी होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। फिर है आपका द रॉ मटेरियल फॉर ग्लास आर, तो ग्लास के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है आपका सैंड, सोडा एंड लाइम, ठीक है, सी सही हो जाएगा। अलॉय यूज्ड इन एयरक्राफ्ट इज, तो एयरक्राफ्ट में कौन सा अलॉय यूज़ होता है, वो होता है आपका ड्यूरेल्यूमिन, ठीक है, ड्यूरेल्यूमिन आपका करेक्ट हो जाएगा जो कि एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है। फिर है आपका केमिकल इंडस्ट्री प्राइमरी डिपेंड ऑन, तो केमिकल इंडस्ट्री ज़्यादातर किस चीज़ पर डिपेंड है, ये है आपकी रॉ मटेरियल पर आपकी केमिकल इंडस्ट्री डिटरमाइन होती है, इसी से आपकी जो है सब्सटेंस बनते रहते हैं, ठीक है, केमिकल्स बनते रहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इज़ यूज टू इन एक्सट्रैक्शन ऑफ, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का किस चीज़ में हम यूज़ करते हैं, किस चीज़ के एक्सट्रैक्शन में यूज़ करते हैं, तो आपका सोडियम के एक्सट्रैक्शन में हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। विच इंडस्ट्री यूज्ड रेड मड एज वेस्ट प्रोडक्ट, तो कौन सी इंडस्ट्री का हम यूज़ करते हैं कौन सी इंडस्ट्री रेड मड को यूज़ करती है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एल्युमिनियम, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम यूज्ड इन सीमेंट इज, तो जिप्सम जो आपकी सीमेंट में यूज़ होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, बताओ 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 भाई, पढ़ा होगा भाई, क्लास 10 में पढ़ा है ना ये, तो जिप्सम बताओ मेरे प्यारे भाई, जिप्सम का बताओ। चलो एक काम करो, कमेंट में बता देना जिप्सम का क्या फॉर्मूला होता है। यहाँ पर आंसर तो नीचे लिखा हुआ है, मैं बता भी दूँ वैसे, ठीक है, लेकिन तुम लोग ये बताओगे, ठीक है। यहाँ तक वीडियो जिसने देखी होगी वो उसको पता चल जाएगा, इसका क्वेश्चन सर ने पूछा था, मुझे कमेंट करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक कर देना है। अब प्रो टिप में बता रहा हूँ, जो यहाँ तक वीडियो देखेगा भाई, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है भाई, ठीक है। शेयर आपको ज़्यादा से ज़्यादा करानी है वीडियो। साथ ही साथ इस वीडियो पर 50 मिनट की वीडियो बना रखी है हमने, तो 50 मिनट में आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट करा रखी है भाई, व्यूज़ के चक्कर में नहीं, वन शॉट आपको प्रोवाइड किया है। तो एक बात बड़े ध्यान से सुन लीजिए, आपको इस वीडियो पर 50 लाइक करा देने हैं, 50 लाइक करा देने हैं आपको, और आधा हम टारगेट रखते हैं 25 का, तो 25 आप कमेंट करा देते हो तो इस चीज़ की आपको जो है नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। नहीं तो आप पढ़ सकते हैं भाई, जब तक पढ़िए, ठीक है। पीडीएफ तो आपकी अपलोड हो ही जाती है वैसे।
अभी आज जैसी वीडियो अपलोड हो रही है, ठीक है, आज है अभी 2 मई, ठीक है, 2 मई, तो 2 मई को आपकी वीडियो अपलोड हो रही है, तो 3-4 दिन में, 5 दिन में मैं वैसे भी PDF दे देता हूँ। लेकिन अगर आपको जल्दी चाहिए तो आपको 50 लाइक करा देना है। चैनल पे ना हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट में पूछ लो, मैं आपको बता दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय मेरे प्यारे भाइयों, लव यू ऑल। सब्सक्राइब कर लो भाई, जल्द से जल्द सब्सक्राइबर आपको बढ़ाने हैं। बाय बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।